नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं हेल्प गुरु प्रमोद राजावत जी, डायरेक्टर वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम सर से बहुत सारी बातें जानने वाले हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं कंप्यूटर एजुकेशन को लेके, जो कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन में एंट्री ली है ना, उस तरह से अपने आप को अपडेट करना हमें बहुत जरूरी हो गया है। सर, ये सारी चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम कहीं ना कहीं से अपने जीवन में आगे बढ़ने की शुरुआत करते हैं, कहीं ना कहीं से बढ़ते हैं। ऐसे में आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कल्पना जी, आपको और आपकी पूरी टीम को और गूंज की पूरी टीम को, जिसने हमें आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में। निश्चित रूप से अगर हम बात करें गूंज की, तो आज पूरे ग्वालियर में गूंज की गूंज है जी। निश्चित रूप से। और निश्चित रूप से मेरा भी मन था कि मैं गूंज पर जाऊं और यहाँ से ग्वालियर से कुछ चर्चा करूं और ग्वालियर के छात्र छात्राओं से कुछ चर्चा करूं। जैसा कि आपने बताया कि ये संस्थान की शुरुआत आखिर कैसे हुई, क्या लक्ष्य था, क्यों इसकी प्रारंभ किया। एक्चुअल में मैं बताना चाहूंगा, मैं खुद एमसीए हूँ। मैंने जब मास्टर डिग्री कंप्यूटर में की, उसके बाद लगभग 2.5 साल तक मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक एमएनसी कंपनी जिसमें मैंने जॉब की। उसके बाद चूंकि मेरा लक्ष्य अलग था, सोच अलग थी, तो फिर मैंने ग्वालियर आकर के इस संस्थान को प्रारंभ किया। और लक्ष्य जो एक ही था, मैं इस संस्थान को जिस समिति के माध्यम से चलाता हूँ वो मेरी माँ है, और मुझे लगता है मेरी प्रेरणा स्रोत मेरी माँ है। उन्हीं के नाम से मैं इस संस्थान की जो समिति से चलता है वो है स्वर्गीय श्रीमती केसर देवी शिक्षा प्रसार समिति। उसी समिति के माध्यम से मैं संस्थान को रन करता हूँ। तो मुझे लगता है शायद वो माँ जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी ऐसी प्रेरणा है जिसकी वजह से मैंने इस संस्थान को प्रारंभ किया। और ये संस्थान जो वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन है, मैं इसे एक परिवार मानता हूँ, और इस परिवार के नाते ही मैं इसे विगत 10 वर्षों से चला रहा हूँ। और यकीनन जब आप अपने माता पिता से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन जब आप उसे अपने जीवन में उतार लेते हैं ना, तो वो आपके जीवन में एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आता है। जैसे सर ने बताया, उन्होंने अपनी माँ के नाम से इस कंप्यूटर एजुकेशन की शुरुआत की और चला रहे हैं, और काफी सारे बच्चे इससे लाभ ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है, आगे और भी जानेंगे, क्योंकि सर कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद अभी तक आपको पता नहीं होगा वेदांश के बारे में, जो आज हम सर से जानने वाले हैं। सर, ये तो मैंने वेदांश की स्टार्टिंग की बात की, आपकी माँ से आपको प्रेरणा मिली, लेकिन बात करूँ सर, आप इसमें सिखाते हैं सीपीसीटी, जो कि आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे में जानना चाहूंगी, सीपीसीटी स्कोर कार्ड कितना इंपॉर्टेंट है और किन किन गवर्नमेंट जॉब्स में इसका यूज होता है? मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मुझे लगता है शायद मेरा जो 1 घंटे की जो मुलाकात है, इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे लगता है सबको बहुत गौर से इसको सुनना चाहिए। एक्चुअल में अपने मध्य प्रदेश में जितनी भी कंप्यूटर रिलेटेड जॉब आती है, उन सभी जॉब में सीपीसीटी, जो कि कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा है, इस एग्जाम को पास करना कंपलसरी है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, ये जो एग्जाम है इसे कोई संस्था नहीं कराती, इस एग्जाम को मध्य प्रदेश शासन स्वयं कराता है। और वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन जैसी कई संस्थान हैं जो इसकी तैयारी कराती है। हम भी इसकी तैयारी कराते हैं। मैं इस एग्जाम के बारे में पूरा आपको बताना चाहूंगा। इस एग्जाम को करने के लिए सबसे पहले 12th पास होना चाहिए, और आपकी एज जो है वो 18 या 18 प्लस होनी चाहिए। मध्य प्रदेश या कोई भी प्रदेश का कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। मध्य प्रदेश में जितनी भी वैकेंसी आती है, चाहे वो डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, आईटी ऑपरेटर हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, ग्रुप 2 हो, ग्रुप 3 हो, पटवारी हो, लेबर इंस्पेक्टर हो, या हम बात करें बिजली विभाग से लेकर के नगर निगम, कलेक्ट्रेट, किसी भी डिपार्टमेंट में जब कोई वैकेंसी आती है तो सीपीसीटी क्वालिफाइड होना कंपलसरी है। ये एग्जाम जो है हर 2 मंथ में एग्जाम होता है। साल में 6 एग्जाम होते हैं, जिसका कैलेंडर पहले से जारी हो जाता है। वर्तमान में भी अगर बात करें तो अभी नवंबर में एग्जाम है, जनवरी में एग्जाम है, फिर मार्च में एग्जाम है। कोई भी एक एग्जाम छात्र को देना होता है जब उसकी तैयारी हो जाती है। इस एग्जाम जो है वो 2 सेक्शन में होता है, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। सेक्शन ए में एक 75 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, कंप्यूटराइज, ऑनलाइन होता है एग्जाम, और कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती। इसमें पूरा कंप्यूटर का पार्ट आता है। थोड़ा मैं क्लियर कर दूं,
क्योंकि कंप्यूटर के कई सारे डिप्लोमा कोर्स भी होते हैं, डीसीए, पीजीडीसीए, पर ये सीपीसीटी क्यों कंपलसरी है और इसकी चर्चा क्यों हो रही है बार बार? एक्चुअल में ये एग्जाम पूरा प्रैक्टिकली होता है, इसमें सारे प्रश्न जो हैं वो बहुत डीप आते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नेटवर्क, इंटरनेट, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी अगर हमने सीपीसीटी के पूरे सिलेबस को पढ़ लिया तो हमें कंप्यूटर अलग से बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो एक तो इसमें 75 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है जिसमें पास होने के लिए 38 नंबर चाहिए, पास होना कंपलसरी है। सेक्शन बी में 2 प्रकार की टाइपिंग होती है, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग में पास होने के लिए 20 की स्पीड चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग में पास होने के लिए 30 की स्पीड चाहिए। इसमें एक बेनिफिट है, इंग्लिश टाइपिंग में आप भले ही फेल हो जाते हैं, हिंदी टाइपिंग और पेपर इन दोनों में पास होना जरूरी है जी। और अच्छी बात यह है कि अगर हमने एक बार सीपीसीटी का एग्जाम क्वालिफाइड कर लिया, इसका सर्टिफिकेट जो कि एमपी गवर्नमेंट देती है, वो सर्टिफिकेट हमें मिल गया तो 7 साल तक ये वैलिड रहता है, 7 ईयर तक वैलिड है। फिर आप कोई भी वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यकीनन ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अभी एग्जाम दे रहे हैं तो वो 7 साल तक आपके लिए वैलिडिटी के साथ आ रहा है। और क्योंकि आगामी समय में बहुत सारी परीक्षाएं मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित कराने वाली है, तो आपको ये सोचने की बात है, क्योंकि बहुत कम समय में कई बार ऐसा होता है कि बहुत शॉर्ट नोटिफिकेशन आता है और वैकेंसी रिलीज कर दी जाती है। तो अगर आप जितनी जल्दी सीपीसीटी के लिए प्रिपेयर करेंगे, अप्लाई करेंगे और क्रैक करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको आगे आने वाले समय में काम आएगा। सर, बात तो ये हमने सीपीसीटी की, सीपीसीटी के साथ ही सर आप अपने नाम के आगे लगाते हैं हेल्प करो, और जहां तक मैंने वेदांश कंप्यूटर को जाना है सर, एक बहुत अच्छा नारा है कम फीस में सर्वोत्तम शिक्षा, उच्चतम शिक्षा। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जब आप समाज को देने की बात होती है तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा कुछ लाते हैं। तो हेल्प करो लगाने का क्या रीजन रहा आपके नाम के आगे? बिल्कुल, एक्चुअल में बताना चाहूंगा, अच्छा प्रश्न है और कई लोग हमसे यही पूछते हैं। जब मेरा कोई परिचय कहीं होता है तो अक्सर हम बोलते हैं हेल्प गुरु प्रमोद राजावत। तो ये हेल्प गुरु अभी 2 साल से ही लगाया है मैंने, उससे पहले हेल्प गुरु नहीं था, सामान्य रूप से कार्य करता था। जैसा कि संस्थान के बारे में आपने बताया कि हम एक टैग लगाते हैं, सबसे कम फीस सबसे बेहतर शिक्षा। ये कई लोग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य थोड़ा अलग है। एक्चुअल में जब वेदांश की हम बात करते हैं तो मैं बार बार एक शब्द यूज कर रहा हूँ, वेदांश एक परिवार है और ये परिवार अब 10 साल का हो गया है। जब हमने प्रारंभ किया वर्ष 2013 में, 13 अक्टूबर 2014 में हमने इसको प्रारंभ किया और अभी 13 अक्टूबर 2024 में 10 साल पूरे हुए। तो मैं जो बताना चाह रहा था आपको, मैंने अभी जैसे शुरुआत आपसे की कि हमारी जो समिति है वो हमारी माता जी के नाम पर है, स्वर्गीय श्रीमती केसर देवी शिक्षा प्रसार समिति। मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति प्यार करता है तो माँ से, और माँ के बाद फिर दूसरा नंबर कोई आता है तो मुझे लगता है वो अपने बेटा या बेटी का। तो वेदांश जो है वो मेरे बेटे का नाम है जी। तो इस संस्थान से मेरे 2 लोगों का नाम जुड़ा हुआ है, एक मेरी माँ और एक मेरा बेटा। तो मुझे लगता है कि जब मैं इस संस्थान को मैंने प्रारंभ किया तो मुझे लगा कि ये मेरे परिवार की तरह कार्य कर रहा है। और मैं ग्वालियर चंबल संभाग को बहुत नजदीक से देखा, क्योंकि मैं बेसिकली भिंड से हूँ। और जब मैं ग्वालियर आया पढ़ने के लिए तो मैंने देखा कि यहाँ पर लोग बहुत सारे परेशान हैं, उनको जो वास्तविक में नॉलेज चाहिए वो नॉलेज नहीं मिल पा रही है, या मिल पा रही है तो उसकी फीस बहुत ज्यादा है। तो जब मैंने वेदांत की स्थापना की तो मेरा टारगेट ये था कि हम फीस कम से कम लेंगे और नॉलेज ज्यादा से ज्यादा देंगे, और इसी प्रयास से लेकर के हम काम कर रहे हैं। हेल्प गुरु के पीछे भी रीजन बताना चाहूंगा, क्योंकि वेदांत कंप्यूटर एजुकेशन एक शिक्षण संस्थान है, कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वेदांत कंप्यूटर एजुकेशन और प्रमोद राजावत ये सामाजिक कार्यों के लिए भी प्रचलित है। हम कई सारे सामाजिक कार्य शहर के अंदर करते हैं, और केवल मैं नहीं, अच्छी बात यह है कि वेदांत कंप्यूटर एजुकेशन के सभी स्टूडेंट और हमारा स्टाफ वो भी हेल्प करता है, तन से, मन से, धन से वो हमारी मदद करते हैं, कई सारे कार्यक्रम करते हैं। इसी वजह से आज से 2 वर्ष पूर्व एक छात्रा ने मुझे एक नाम दिया हेल्प गुरु, और उसी दिन से मैं अपने नाम के आगे लिखने लगा हूं हेल्प गुरु प्रमोद राजावत, और तब से मेरे ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि मैं नाम के आगे लगाता हूं हेल्प गुरु। तो कभी कभी जब मैं किसी की मदद नहीं कर पाता तो कुछ लोग मुझसे कहते भी हैं कि आप तो हेल्प गुरु लिखते हैं, आपको तो मदद करनी पड़ेगी। तो मैं प्रयास करता हूं कि मैं हर किसी की मदद कर सकूं, और वो जो नाम के आगे लिखा है
हेल्प करूं, उसका जो वास्तविक मतलब है वो मतलब मैं पूरा करता रहूं, ऐसा प्रयास चल रहा है। और यकीनन आप देखिए ना, वेदांश नाम कितना प्यारा है, वेदों का अंश, और यकीनन वेदों ने जो हमें दिया है वो आज की जनरेशन, आज के टाइम में भी रिलेट कर सकती है। इतनी बेहतरीन सी चीजें हमारे वेदों में से निकली है। और उसी के साथ सर प्रचार प्रसार कर रहे हैं कंप्यूटर शिक्षा का, जो कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी से अपडेटेड है, आज के टाइम से अपडेटेड है, तो आपको आगे आने वाले समय में अपनी जीविका के साधन को लेकर कम से कम मुश्किलें सहनी पड़ेगी, या फिर आप खुद का भी कोई स्टार्टअप यकीनन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर जैसा कि अभी आपने बताया कि आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, समाज सेवा में भी कार्यरत हैं, इसी के साथ जानना चाहूंगी, आप सीपीसीटी तो कराते ही हैं, आप पीजीडीसीए, डीसीए जैसे कोर्सेज भी कराते हैं सर इस संस्थान के माध्यम से। ऐसे में जो व्यक्ति पीजीडीसीए या डीसीए करता है, उसके बाद उसके पास फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या रहती है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपका। और निश्चित रूप से हमें लगता है कंप्यूटर पहले एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था, लेकिन आज के समय में कंप्यूटर कंपलसरी सब्जेक्ट है, और छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बच्चे तक हर किसी के पास मुझे लगता है कंप्यूटर की नॉलेज बहुत जरूरी है। और मैं कहूँगा डिग्री डिप्लोमा ठीक है, एक माध्यम है प्रवेश करने के लिए, किसी एग्जाम को देने के लिए, लेकिन नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पुराने समय में हम लोग देखते थे डीसीए पीजीडीसीए हमने कर लिया, लेकिन नॉलेज नहीं होती थी। लेकिन जब से सीपीसीटी आया है, तो डीसीए पीजीडीसीए के साथ साथ जब वो सीपीसीटी करता है, मैं गूंज के माध्यम से ग्वालियर चंबल संभाग के ऐसे सभी छात्र जो कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, विशेषकर डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, मैं उनसे यही कहूंगा कि वो 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ यानी डीसीए पीजीडीसीए के साथ सीपीसीटी आवश्यक रूप से करें। क्योंकि अगर हमने केवल डीसीए पीजीडीसीए किया है तो भी आप वैकेंसी नहीं देख पाएंगे। जितनी भी वैकेंसी आती है, मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर करूंगा, थोड़ा सा आपका जो प्रश्न है मैं उस पर भी आऊंगा, मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। अपने मध्य प्रदेश में, क्योंकि बात सीपीसीटी की बात कर रहा हूं तो यहाँ मध्य प्रदेश की बात है। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 3 प्रकार की वैकेंसी आती हैं। सबसे पहली वैकेंसी ऐसी आती हैं जिनमें कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं मांगती, प्राइवेट सेक्टर में केवल कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए। तो जब हम सीपीसीटी की तैयारी करते हैं तो पूरा प्रैक्टिकल पढ़ते हैं, तो हमें नॉलेज मिल जाती है, तो हम प्राइवेट सेक्टर में, और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी मिल जाती है, तो हम प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। दूसरी प्रकार की जो वैकेंसी आती है उनमें मांगते हैं अकेला सीपीसीटी, जैसे कि पटवारी की वैकेंसी आती है, उसमें केवल सीपीसीटी मांगते हैं, सीपीसीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो हम उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी वैकेंसी जो आती है उनमें 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और सीपीसीटी दोनों मांगते हैं, जैसे जबलपुर हाई कोर्ट, एमपी हाई कोर्ट, इनमें जो वैकेंसी आती हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर, ग्रुप 2, ग्रुप 4, ग्रुप 3, इन सभी में 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा, 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा यानी डीसीए या पीजीडीसीए, जो कि यूनिवर्सिटियां कराती हैं। जैसे अपने मध्य प्रदेश में एक अच्छी यूनिवर्सिटी है माखनलाल यूनिवर्सिटी, वो डीसीए पीजीडीसीए कराती है, आप कर सकते हैं। ग्वालियर के अंदर संस्थान है, वहां से आप कर सकते हैं। और वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन भी डीसीए पीजीडीसीए कराता है, लेकिन उसके साथ साथ हम आपसे कहते हैं सीपीसीटी मस्ट है। तो डीसीए पीजीडीसीए के साथ में भी आपको सीपीसीटी करना पड़ेगा, यानी चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, या डिप्लोमा वाले सेक्टर में भी जाएं, तीनों ही सेक्टर में सीपीसीटी कंपलसरी है। इसीलिए मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि जब भी आपको, अगर आप 12th पास हैं और आपकी एज जो है वो 18 या 18 प्लस है और आप कंप्यूटर के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो मैं आपसे केवल एक ही निवेदन करूंगा कि आप सीपीसीटी की तैयारी करें, और सीपीसीटी को प्रैक्टिकल रूप से एक बार आप पढ़ लेंगे, कंप्यूटर का सिलेबस पढ़ लेंगे, टाइपिंग कर लेंगे, तो आप गवर्नमेंट क्षेत्र के साथ साथ प्राइवेट क्षेत्र में जाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। और वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन सीपीसीटी के साथ साथ कंप्यूटर का बेसिक कोर्स, डीसीए पीजीडीसीए, ये सारे कोर्स भी कराता है। वर्तमान में भी एडमिशन चल रहे हैं, और इस समय चूंकि वेदांश कंप्यूटर ने अपने 10वें स्थापना दिवस पर सीपीसीटी की जो फीस है वो भी हाफ कर दी है। हम चूंकि टोटल तैयारी की 5,000 रुपए फीस लेते हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 50% फीस ले रहे, 2,500 रुपए फीस ले रहे हैं, ऐसा भी है। सर जैसा कि आपने वेदांश के बारे में बताया कि वर्तमान में आपने फीस आदि कर दी है, ऐसे में मैं जानना चाहूंगी, अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा आपसे जुड़ना चाहे या सीखना चाहे तो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है, कहाँ आपसे मिल सकता है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। वैसे तो ग्वालियर चंबल संभाग में जब वेदांश की बात होती है, वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन की बात होती है, तो मुझे लगता है हर जगह परिचित है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताना चाहूंगा, वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन एसबीआई बैंक के पास तानसन रोड, हजीरा, ग्वालियर पर स्थित है। हमारा जो नंबर है वो 0751 404441 ये हमारा लैंडलाइन नंबर है।
इसके अलावा हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो 8815096594, 8815096594, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप कभी भी, दूसरा मैं एक विशेष चीज बताना चाहूंगा, जरूरी नहीं है कि आप वेदांत कंप्यूटर एजुकेशन पर पढ़ने ही आए। अगर आपको आपके कैरियर से संबंधित कोई समस्या है, अगर आपको लगता है कंप्यूटर में कौन कौन सी वैकेंसीज आती हैं, मैंने डीसीए, मैंने सीपीसीटी किया हुआ है, अब मैं वैकेंसी नहीं पता कर पा रहा हूं मैं कहां अप्लाई करूं, तो आप उसके लिए भी आप निःशुल्क रूप से आप मुझसे कभी भी मिल सकते हैं। वेदांत कंप्यूटर एजुकेशन सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक खुला होता है और हर समय हम वहां पर उपस्थित होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको नंबर भी दिया है, आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और निश्चित रूप से चूंकि वेदांत कंप्यूटर पर एडमिशन लेना एक अलग प्रक्रिया है, सामान्य रूप से भी आप कोई जानकारी लेने के लिए आते हैं तो स्वागत है आपका। और ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आप अगर किसी व्यक्ति को शिक्षित कर रहे हैं तो ये तो वाकई में एक बड़ा कार्य है, लेकिन आप साथ साथ उसे गाइडेंस भी दे रहे हैं, वो भी निःशुल्क रूप से। तो मुझे लगता है सामाजिक तौर पर ये हमारी और आपकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आता है तो यकीनन आगे बढ़ाइए। और आपको लगता है कि कोई छात्र है जिसे इस गाइडेंस की जरूरत है तो डेफिनेटली आप ये बात उन तक भी पहुंचा सकते हैं। सर, जैसे कि आप टीचर है, कई सारे बच्चे आपसे कंसल्ट करते होंगे बहुत सारी बातें, ऐसे में वर्तमान में जानना चाहूंगी, छात्रों के अपने अपने क्वेश्चन होते हैं, क्या कहना चाहेंगे कंपटीशन के इस दौर में छात्रों से आप? बिल्कुल, मुझे लगता है एक और सबसे अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि हम लोग डिग्री डिप्लोमा तो ले लेते हैं, लेकिन बात जब कैरियर की आती है तो लोगों को लगता है कि कैरियर किसी की जेब में है। मेरी कोई जेब में कैरियर नहीं है कि मैं निकालूंगा और मैं जादू करूंगा और बच्चे की जॉब हो जाएगी। एक जानकारी मैं और देना चाहूंगा, रोजगार कार्यालय जो ग्वालियर है, मैं वहां पर कैरियर काउंसलिंग के रूप में भी कार्य कर रहा हूँ। मुझे ग्वालियर कलेक्टर के द्वारा जो टीम है, उस टीम में मुझे कैरियर काउंसलर के रूप में भी नियुक्त किया गया है और मैं स्कूलों में जाकर के, जहां भी रोजगार कार्यालय की टीम जाती है, अभी वर्तमान में एक सीएम राइज पटेल हाई सेकेंडरी स्कूल अजीरा पर है, उस विद्यालय में भी मैं कैरियर काउंसलिंग में था। तो ऐसे जगह जगह जाकर के मैं कैरियर काउंसलिंग भी करता हूँ। तो मैं जब देखता हूँ, चाहे वो 11th क्लास का बच्चा हो, 12th क्लास का बच्चा हो, आज निश्चित रूप से एक रेस है और वो रेस ऐसी है जिसमें हम लोग दौड़े जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि लक्ष्य कहाँ है, पहुंचना कहाँ है। बस चूंकि घर वालों का एक ही लक्ष्य है कि कभी कभी जब मैं विद्यालय में कैरियर काउंसलिंग ले रहा था तो एक बालिका मेरे पास आती है और मुझसे कहती है कि सर, मेरे मैथ में नंबर अच्छे आए थे, इस वजह से मेरे घर वालों ने मुझे मैथ सब्जेक्ट दिलवा दिया, पर मेरा तो कॉमर्स में बहुत अच्छा मन है और मुझे कॉमर्स ही लेना है। तो मैंने कहा बेटा अब तो 11th हो गई, आपकी 12th है। मैंने कहा अब तो आप तैयारी करिए, 12th में अच्छी तैयारी करके आप 12th निकालिए और 12th के बाद आपका जहां मन करता है आप उस फील्ड में कैरियर बनाइए। तो मुझे लगता है आज सबसे बड़ी जो समस्या है, जो और विशेषकर मैं जहां से हूं, मैं भिंड से हूं और मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, मैं अजीरा क्षेत्र में रहता हूं, मैं अगड़े और पिछड़े क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि जो हमारा हजीरा क्षेत्र है वहां चूंकि मजदूर वर्ग ज्यादा रहता है, हमारा जो जेसी मिल था वो बंद हो गया, तो निश्चित रूप से जो शिक्षा व्यवस्था थी लोगों की वो वहां चरमरा गई उस क्षेत्र में। मेरा बचपन वहीं गुजरा, मैं 9th क्लास से वहीं रहा, मैंने बहुत नजदीक से उस क्षेत्र को देखा है। उस क्षेत्र के बच्चों में हिम्मत बहुत है, ताकत बहुत है, लेकिन साधन कम है। धीरे धीरे अब साधन बढ़ रहे हैं, तो उस क्षेत्र में मुझे कार्य करने का अवसर मिल रहा है और मैं लगातार कार्य कर रहा हूं। और खासकर ग्वालियर चंबल संभाग की जब हम बात करते हैं तो अगर मैं बात करता हूं श्योपुर से, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे आते हैं श्योपुर, विजयपुर, बीरपुर, सबलगढ़, कैलारस, जोरा, मुरैना, अंबा, पोरसा, मेहगांव, भिंड, इन सभी क्षेत्र के बच्चे मेरे पास आते हैं। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं और उनकी सबसे बड़ी एक ही समस्या होती है कि डिग्री डिप्लोमा करने के बाद कैरियर कहां बनेगा। तो मेरा सबसे पहला टारगेट यही होता है, मैं उनसे पहला प्रश्न यही पूछता हूं कि आप सीपीसीटी करना चाह रहे हो, आप डीसीए पीजीडीसीए करना चाह रहे हो, लेकिन आप करना क्यों चाह रहे हो? मेरा पहला प्रश्न यही होता है कि आप ये क्यों करना चाह रहे हो। और मुझे लगता है जितने भी लोग इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, मुझे लगता है कि पहला प्रश्न उनका यही होना चाहिए कि कर क्यों रहे हैं। और अगर बच्चे को नहीं पता है
तो हमें लगता है हम लोगों का ये दायित्व है हम उन्हें रास्ता भी दिखाएं और हम समय समय पर इस प्रकार के रास्ते भी दिखाते हैं और मुझे लगता है इसीलिए वो नाम है हेल्प गुरु जो प्रश्न आपने पूछा था। जी। और यकीनन यार जब अब बहुत सारी चीजें हैं जो बदल रही हैं, लेकिन जब शिक्षक अपना दायित्व समझते हैं, समाज के तौर पर हम अपना दायित्व समझते हैं और बच्चों को गाइड करते हैं, क्योंकि आज का समय कहीं ना कहीं ये मानना हम सभी को पड़ेगा कि भटकाव का समय है, कंपटीशन का समय है, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। स्पेशली अगर बात की जाए 11th एंड 12th की, उन्हें नहीं पता होता है उन्हें किस जगह जाना है, किस तरफ जाना है, बट उन्हें कोई एक अच्छा गाइडेंस मिलता है तो उनके करियर को पंख लग जाते हैं। और जैसे कि सर ने बताया हाजीरा से वो बेसिकली मतलब 9th से लेकर सर वहां पे रहे हैं, तो जब आप किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति में रहते हैं, उस चीज को महसूस करते हैं, जीते हैं, तो आप बेहतर कर पाते हैं उस जगह के लिए, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ कमी क्या है। तो अगर आप चाहते थे कि हम नहीं कर पाए किसी और को मिले, तो यकीनन वो सारी चीजें बहुत कम लोगों में होती है। और जब ऐसे कुछ लोग निकलते हैं ना कि किसी चीज को आपको ठीक करना है, तो ये हमारी और आपकी सामाजिक तौर पर जिम्मेदारी होती है कि आगे हम सभी को आना है और सभी को आगे बढ़ाना है। तो सर जैसे कि मैंने आपसे बात की, वेदांश के बारे में भी बात की, आपके बारे में बात की, छात्रों के बारे में बात की, एक और क्वेश्चन सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि बतौर शिक्षक मुझे लगता है इसका जवाब एक शिक्षक के पास सबसे बेहतरीन हो सकता है। आज का ये दौर है सर, डिप्रेशन का दौर है, क्योंकि जब आपका कोई दोस्त पास हो जाता है, किसी की जॉब लग जाए, तो बच्चा सबसे पहले डिप्रेशन में आता है कि हमारा नहीं हुआ। ऐसे में अपने आप को डिप्रेशन यानी अवसाद से कैसे दूर रखें? निश्चित रूप से अच्छा प्रश्न है आपका, और मुझे लगता है कि आपके साथ जब मैं चर्चा कर रहा हूँ तो मुझे खुशी हो रही है कि मैं इस प्रकार की एक सामाजिक जो आपकी सोच है निश्चित रूप से बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैं बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है छात्रों के साथ साथ ये मेरी आवाज़ उन पेरेंट्स तक भी पहुँचनी चाहिए, क्योंकि जब पेरेंट्स आज सबसे बड़ा मुझे लगता है एक फैमिली में जो गैप हो गया है। पहले जब बच्चा 10th 11th 12th में पढ़ता था तो पेरेंट्स भले ही कक्षा 5वीं पास है, लेकिन जब बच्चा पेपर दे के आता था तो पेरेंट्स एक बार पेपर देखते थे कि बताओ क्या करके आए हो। आज हकीकत ये है कि पेरेंट्स को ये पता नहीं होता कि आज बच्चे का किस सब्जेक्ट का पेपर है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो सबसे बड़ी समस्या है वो गैप है। वो कहीं ना कहीं आज पेरेंट्स ने बच्चों को छोड़ दिया। वो सोचते हैं कि बच्चे बहुत समझदार हो गए। और इसमें मैं थोड़ी सी एक बात जोड़ना चाहूंगा, ये मुझ पे भी लागू है, क्योंकि मैं भी एक बेटा और एक बेटी का पिता हूं। हम लोग अपने बेटा बेटी को सारी ज्ञान की बातें तब देते हैं जब वो समझदार नहीं होते। जब बच्चा छोटा होता है, मुश्किल से कक्षा LKG VKG या फर्स्ट में पढ़ रहा होता है, तब उसे हम रामायण से लेकर महाभारत से लेकर राम कृष्ण सभी के बारे में बताते हैं, और मुझे लगता है तब वो बच्चा समझदार नहीं होता। तब हम उसे दुनिया के बारे में बताते हैं, बेटा ऐसा नहीं करना, बेटा ऐसा नहीं करना, बेटा ऐसा चलना, इस रास्ते से जाना। वो जब छोटा है, बालक है बेचारा, जब वो चीजों को समझता ही नहीं है, उस समय हम उसे सारा ज्ञान दे देते हैं। और जब वो बच्चा 9th 10th 11th 12th में आता है, और मैं आज के समय में 8th क्लास भी जोड़ दूं, मुझे लगता है 8th क्लास में बच्चा आज के समय में समझदार हो जाता है। सबसे ज्यादा जरूरत होती है बच्चे को 8th 9th 10th में। उस समय हम बच्चे से दूर हो जाते हैं और हम कहते हैं अब तो बच्चा बड़ा हो गया है, अब तो बच्चा समझदार हो गया है। मुझे लगता है यही वो समय होता है जब बच्चे के मानसिक रूप से भी बदलाव आता है, उसमें शारीरिक रूप से भी बदलाव आता है, और वो कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति में चला जाता है। और उस समय हम बच्चों से थोड़ा सा गैप बना लेते हैं, हम बच्चों से बात नहीं कर पाते, सामाजिक रूप से हम बच्चों को बता नहीं पाते। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन हफ्ते में एक दिन इसी प्रकार की किसी ना किसी सामाजिक बुराई पर हम चर्चा करते हैं, और हम ये बच्चों से कहते हैं कि आपके घर में ये चर्चा होना बंद हो गई है, इसीलिए वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन ये चर्चा करता है। जब भी कभी कोई इस प्रकार की घटना घटित होती है, लगता है मैं कंप्यूटर की शिक्षा दे रहा हूं, मुझे इससे क्या करना, चाहे वो घटना भोपाल की हो, जैसे आजकल हम देखते हैं कभी छोटी बच्ची के साथ दुराचार हो गया, तो हम अपनी क्लास में उस न्यूज़पेपर की न्यूज कटिंग के माध्यम से, हमारे पास एक बड़ी LED लगी हुई है, उस LED पर हम उस न्यूज को दिखाते हैं और हम बताते हैं बच्चों को। क्यों बताते हैं? जिससे उन्हें भी पता रहे कि इस प्रकार की कभी कोई घटना हमारे समाज में ना हो, या हमारे मन में कभी इस प्रकार के विचार नहीं आए। मुझे लगता है आज परिवारों में इस तरह की चर्चा होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे परिवारों में ये चर्चा होने लगेगी तो आज का जो समय बदलाव का है, ये समय फिर से ठीक हो जाएगा। और हमें लगता है हम लोग अक्सर दोष जो है वो बेटा बेटी को ही देते हैं।
निश्चित रूप से गलती तो वो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती जो है वो थोड़ी सी पेरेंट्स की भी है। मैं बेटा बेटी को फ्री नहीं करना चाहूंगा कि अगर मैं पेरेंट्स पे सारा दोष डाल दूं तो बेटा बेटी फ्री हो गए। गलती तो बेटा बेटी ने की है, लेकिन साथ ही साथ वो पेरेंट्स भी थोड़ी सी गलती कर रहा है। मुझे लगता है उसको भी थोड़ा समझाना होगा, उसको भी थोड़ा डांटना होगा। जिस प्रकार से हम छोटी क्लास में उस बच्चे की मार्कशीट देखते थे, उस बच्चे का पेपर देखते थे, आज भी जब वो बच्चा पेपर दे के आ रहा है तो हमें नहीं भी आता तो भी एक बार हम उससे पूछे बेटा पेपर कैसा गया, मुझे लगता है वो पिता से, वो माँ से झूठ नहीं बोल पाएगा, जो उसके मन में है वो बताएगा। आज मैं कई बच्चों से जब चर्चा करता हूं तो बच्चा कुछ बताना चाहता है, वो जो डिप्रेशन में है वो अपना डिप्रेशन रखना चाहता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि वो बच्चा ज्यादातर, मैंने बताया, ग्रामीण क्षेत्र से आकर ग्वालियर में रहता है। जो शिक्षक है, हम जैसे शिक्षक, हम लोग बिजनेसमैन बन गए, हम तो फीस लेते हैं और फीस लेने के बाद अपना सिलेबस कराते हैं और बच्चे को छोड़ देते हैं। लेकिन बच्चा अपनी बात किससे कहे? और जब बच्चा कहीं चर्चा करता भी है तो मुझे लगता है क्लास में चर्चा की तो उसका मजाक बन जाता है, तो उसे लगता है मेरा मजाक बनेगा। मुझे लगता है सारे शिक्षकों को, मैं भी शामिल हूं, हम सब लोगों को हफ्ते में कम से कम एक दिन उन छात्र छात्राओं की पर्सनल समस्याओं से भी अवगत होना चाहिए। और ऐसे कई केस हमारे पास आते हैं, क्योंकि मैं हफ्ते में एक दिन इस प्रकार की चर्चा जरूर करता हूं, हर बैच में करता हूं, कम से कम एक दिन। और वो दिन निर्धारित नहीं होता, जिस दिन भी कोई ऐसी समाज में घटना घटित होती है उसी दिन हमारे यहाँ वो चर्चा प्रारंभ होती है। और मुझे लगता है इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। और निश्चित रूप से उससे बच्चों से एक प्रकार से कोई हमें भाई बना लेता है, कोई हमें दोस्त भी बना लेता है, और कोई हमें छोटा बड़ा भाई बनाकर भी कार्य करता है। तो मैं शिक्षक ही नहीं, मैं कई छात्र छात्राओं का भाई भी हूँ, मित्र भी हूँ, इस प्रकार से भी काम कर रहा हूँ। और यकीनन जब जैसे सर ने बताया कि आप बात करेंगे ना तभी बात बनेगी, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई अपनी समस्या से परेशान है। जरूरत है आपको उसके पास जाकर बात करने की। इत्मीनान से 2 मिनट बात कीजिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चे किसी भी उम्र में, किसी भी पड़ाव में हो उम्र के, कभी मत सोचिए, याद रखिए हर वक्त उन्हें आपकी जरूरत है, आपके गाइडेंस की जरूरत है। तो अपने बच्चों से बात जरूर करते रहें, फर्क नहीं पड़ता वो कितने भी बड़े हो जाए या कितनी भी एज के हों। सर, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातों को जाना। जाते जाते ग्वालियर वासियों से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ग्वालियर वासियों से केवल 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा। दीपावली का पर्व आ रहा है, मुझे लगता है सबको खुशियों से मनाना चाहिए, लेकिन अक्सर कभी कभी हम छोटी छोटी चीजें देखते हैं कि दीपावली पर हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं। फिर वही बात मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगा, हम मना नहीं करेंगे पटाखा मत चलाइए, बिल्कुल पटाखे चलाइए, दीपावली है, पर मनाइए, लेकिन छोटे बच्चों के साथ आप लोग भी रहें, जिससे आपकी खुशियां और अच्छी बने। दूसरा, मुझे लगता है इस समय ग्वालियर में एक जो समस्या है वो समस्या है साफ सफाई की। बहुत ज्यादा मिट्टी भी है, बहुत ज्यादा गंदगी भी है। मुझे लगता है समाज को भी इसमें आगे आना होगा। केवल शासन प्रशासन पर हम जिम्मेदारी थोप दें, मुझे लगता है कई सारे सामाजिक संगठन भी हैं, उन सबको भी एक साथ आना पड़ेगा। चूंकि दीपावली का समय आने वाला है, हम लोग जब अपने घर से कचरा निकाल रहे हैं तो उस कचरे को निकाल कर रोड पर ना फेंकें। हमें लगता है नगर निगम की गाड़ियां आती हैं, उन गाड़ियों में कचरा भरें, या जगह जगह कचरे के पात्र बने हुए हैं उनमें कचरा डालें। हमने देखा है हम अपने घर की सफाई तो कर लेते हैं लेकिन रोड को गंदा कर देते हैं। मुझे लगता है ये घर भी हमारा है, वो रोड भी हमारी है, ये पूरा ग्वालियर हमारा है। इस ग्वालियर को हरा भरा बनाना है, इस ग्वालियर को साफ स्वच्छ बनाना है। यही इस ग्वालियर वासियों से इस दीपावली से पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा। और बिल्कुल, शहर हमारा है, जिम्मेदारी हमारी, और इसी जिम्मेदारी के साथ थैंक यू सो मच सर, आपका अमूल्य समय हमें देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का, कल्पना जी आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ करके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।